अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। इसमें सबसे पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। दोज क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स वेक्टर है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और वेलोसिटी भी वेक्टर है। अब हम देखेंगे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन, यानी वेक्टर्स को ऐसे एरोज से ज़ाहिर करते हैं जो एक्शन की डायरेक्शन में होते हैं या जिनकी सिमत एक्शन की तरफ होती है, और उन एरोज़ की लेंथ मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है। तो सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि प्लेन में वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, यानी ये एक लाइन सेगमेंट है जिसमें डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो प्लेन में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम सिंपली वेक्टर कह सकते हैं। तो वेक्टर्स को ज़ाहिर कैसे करते हैं। वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय सिंगल बोल्ड फेस रोमन लेटर्स, यानी लेटर्स को हम बोल्ड फेस करके लिख दें तो वो वेक्टर्स को ज़ाहिर करते हैं। जैसे मैंने इधर वी को लिखा हुआ है। और लेटर्स विद एरो आर बार अबव आर बिलो द लेटर, या लेटर पर एरो लिख दिया जाता है, जैसे इधर एरो लिखा हुआ है, या लेटर्स के ऊपर बार या नीचे बार लिखी जाती है, जैसे यहाँ ऊपर बार लिखी है और नीचे बार। तो ये हो गई वेक्टर की डेफिनेशन और उसको ज़ाहिर करने का तरीका। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर v की मैग्नीट्यूड या लेंथ को हम इस तरह डिनोट करते हैं, v वेक्टर मॉड इक्वल ए बी एरो मॉड। तो वेक्टर v जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ के इक्वल होता है, यानी मॉड जो है वो किसी वेक्टर की ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड और लेंथ इज़ 1। कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, और इसे हम हैट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वी के ऊपर हैट सिंबल लगा दें तो ये यूनिट वेक्टर को ज़ाहिर करता है, और ये इक्वल होता है वेक्टर वी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वी। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ओ ए और ए बी, और इनको हम ऐड करना चाहते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट वेक्टर जो कि ओ ए है उसकी हेड को दूसरे वेक्टर जो कि ए बी है की टेल से मिला देते हैं। फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल से मिला देते हैं, और फिर फर्स्ट की टेल से एक वेक्टर लेते हैं लास्ट यानी सेकंड के हेड की तरफ, और इसकी टेल फर्स्ट की टेल पर और हेड लास्ट के हेड से मिलता है, तो इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो इस तरह हमारे दो वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं। इसको हम सपोज करें आर से ज़ाहिर कर लेते हैं, और इसको वेक्टर ए से और इसको वेक्टर बी से। तो हम इसे मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इस मेथड को हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। हेड टू टेल रूल क्योंकि इसमें एक के हेड को दूसरे की टेल से और इसी तरह बाकी वेक्टर्स के हेड को टेल से मिलाते जाते हैं। तो अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उसे भी हम इसी तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। अब इसका भी वही तरीका होगा, वेक्टर ए के हेड को बी की टेल से मिलाएंगे और बी के हेड को सी की टेल से, और सी के हेड को डी की टेल से, और ई डी के हेड को ई की टेल से, और ई के हेड को
एफ़ की टेल से, लेकिन लास्ट जो हमारा होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट की टेल से स्टार्ट करके लास्ट एफ़ के हेड तक जाएगा। तो इस तरह हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी दो वेक्टर्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसी हो। तो इस फिगर में देखें, दोनों वेक्टर्स की लेंथ एक जैसे यानी मैग्नीट्यूड एक जैसा है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इस वजह से ये इक्वल वेक्टर्स हैं। फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अपोजिट वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर अपोजिट इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ दो वेक्टर्स अगर इनकी लेंथ देखी जाए तो ये सेम है यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन एक एक दूसरे की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ़ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। यानी दो वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होते हैं जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। तो यहाँ बी स्केलर मल्टीपल है ए का, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। और यहाँ लैम्डा एक नॉन ज़ीरो स्केलर है, यानी कोई भी नंबर है जो नॉन ज़ीरो है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इस प्लेन को, देखें इसमें थ्री डिमेंशनल प्लेन में एक पॉइंट दिया हुआ है पी एक्स वाई जी, और ये वेक्टर दिया हुआ है और ये इसकी प्रोजेक्शन दी हुई है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स बना लें, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट और एक जी कंपोनेंट, और हम इस वेक्टर की पोजीशन फाइंड करें या इस वेक्टर को फाइंड करें, तो ये कंपोनेंट्स में इक्वल होगा एक्स आई। एक्स मैग्नीट्यूड है और आई यूनिट वेक्टर है, और वाई जे प्लस जी के। तो कहने का मतलब हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इस तरह लिख सकते हैं। आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एक्स वाई और जी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलंग मैग्नीट्यूड है, और आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिए हुए हैं तो उन्हें किस तरह ऐड करते हैं और किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐड कर देते हैं। आइथ कंपोनेंट में आइथ और जेथ में जेथ और केथ में केथ ऐड कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे A1 प्लस B1, यानी आइथ कंपोनेंट ऐड कर दिए, और A2 प्लस B2 जेथ कंपोनेंट प्लस कर दिए, और A3 प्लस B3 केथ कंपोनेंट भी प्लस कर दिए। इसी तरह अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट आइथ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जेथ में, और केथ में। तो ये हो जाएगा A1 माइनस B1 आई, A2 माइनस B2 जे, A3 माइनस B3 के। तो इस तरह हम वेक्टर्स को जिनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हों ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, यानी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ए वेक्टर हमें गिवन है, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 से, तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी और डायरेक्शन वही रहेगी जो ए की थी। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की लेंथ का 3 गुना लेंथ हासिल होगी, और अगर हम ए को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ए की लेंथ डबल हो जाएगी, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन नेगेटिव साइन की वजह से अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह हम वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और वेक्टर ए को हम इस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए, यानी ए का यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी इक्वल होता है
ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो ये दोनों के स्केल डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है। और वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल थीटा के इक्वल है। नेक्स्ट हम एक रिमार्क देखेंगे। रिमार्क ये है कि ए डॉट बी यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है बी डॉट ए, यानी इनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। अब कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। पहला रिज़ल्ट ये है कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि ए परपेंडिकुलर है बी के। और इसी तरह हमें पता है कि आई और जे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन का डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो आएगा। इसी तरह जे डॉट आई भी ज़ीरो आएगा। तो सिमिलरली जे डॉट के और के डॉट जे ये परपेंडिकुलर होने की वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। और के डॉट आई और आई डॉट के ये रिज़ल्ट्स भी ज़ीरो आएंगे। सेकंड रिज़ल्ट हम देखेंगे कि अगर ए और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फिर ए डॉट बी इक्वल होता है ए मॉड बी मॉड, क्योंकि कॉस का एंगल ज़ीरो हो जाता है और कॉस ज़ीरो वन होता है, तो ये हमारा रिज़ल्ट आता है। मज़ीद हम ये देखेंगे कि अगर हम बी को रिप्लेस कर दें ए से तो ये हो जाता है ए मॉड और ए डॉट ए इक्वल ए मॉड स्क्वायर। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो आई चूँकि यूनिट वेक्टर है तो आई का मॉड स्क्वायर यूनिट वेक्टर का मॉड वन होता है, तो वन का स्क्वायर वन आता है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे, चूँकि ये पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं, और के डॉट के ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू वन होता है। एग्जाम्पल वन, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है और हमने ए डॉट बी फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हम ए मॉड फाइंड करेंगे। ए मॉड हम कैसे निकालते हैं, आई जे के सामने जो स्केलर होते हैं उनका स्क्वायर लेके प्लस करते हैं तो ए मॉड निकल आता है। तो ए मॉड आ गया 3। और फिर बी मॉड निकालेंगे जो कि इक्वल होगा आई का जो स्केलर है उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशेंट उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इक्वल 4 इक्वल 2। फिर उसके बाद ए डॉट बी का फार्मूला लिखेंगे जो इक्वल होता है ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ए मॉड हमारा आ गया 3, बी मॉड आ गया 2 और थीटा की जगह π/4। π/4 का मतलब होता है 45। तो 45 पे कॉस की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 × 2/2। 6 को हम 3 × 2 लिख लेंगे। और हमें पता है कि ऊपर 2 है और नीचे इसका अंडर रूट है, तो ये इक्वल आ जाएगा √2। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट आ गया ए एंड बी। तो ये एक रूल होता है A/A A इक्वल होता है A√। हमारे पास वेक्टर ए रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है और वेक्टर बी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, और हमने इसका ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसका क्या तरीका होता है, तो मुख्तसर ये हम पीछे जान चुके हैं कि आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के ये इक्वल होता है 1 के, और आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई ये इक्वल होता है 0 के। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा A1 B1 और I डॉट I, तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको फर्स्ट टर्म को इसकी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो I डॉट J बनेगा, और I डॉट J हमने यहाँ पढ़ा ज़ीरो के इक्वल, तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। फिर इसको K के साथ करेंगे तो I डॉट K ज़ीरो होने की वजह से सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। इसी तरह जब हम सेकंड टर्म को इससे करेंगे तो ज़ीरो बनेगा, लेकिन इससे करेंगे तो A2 B2 J डॉट J बनेगा, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो हम सेम जिसमें यूनिट वेक्टर्स बनते हैं उनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी को नज़रअंदाज कर देंगे। तो तीसरा हम करेंगे A3 B3 K डॉट K, तो हमारी A डॉट B की वैल्यू आ जाएगी A1 B1, ये 1 हो जाएगा और 1 ख़त्म हो जाएगा मल्टीप्लाई होके A2 B2 और A3 और B3, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ 1 1 के इक्वल होती हैं। तो इस तरह हम सिंपली A डॉट B निकाल सकते हैं जब वेक्टर्स रेक्टेंगल फॉर्म में दिए हों। अब हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं A और B, तो इनका एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। हम जानते हैं A डॉट B इक्वल होता है A मॉड B मॉड कॉस थीटा। तो यहाँ से हम A डॉट B ये इधर डिवाइड कर दें तो A मॉड B मॉड इक्वल कॉस थीटा। फिर उसके बाद कॉस को इस तरफ ले आए तो कॉस इनवर्स A डॉट B ओवर A मॉड B मॉड। तो ये दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने का फार्मूला आ गया, कॉस इनवर्स A डॉट B ओवर A मॉड B मॉड। एग्जाम्पल 2 में हमें वेक्टर A दिया हुआ है और वेक्टर B दिया हुआ है, और हमने वेक्टर A और B के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो एंगल को हम सपोज कर लेते हैं थीटा। तो सबसे पहले हम A मॉड निकालेंगे। A मॉड निकालने का तरीका हमें आता है I का कोफिशेंट स्क्वायर प्लस J का कोफिशेंट स्क्वायर और K का कोफिशेंट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 और प्लस 1 यानी 9 हो जाएगा, और ये 3 के इक्वल आ जाएगा। फिर B का मॉड निकालेंगे तो कोफिशेंट्स के स्क्वायर लेकर प्लस कर देंगे, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा 36, ये 9 ये हो जाएगा 45 और ये इक्वल हो जाएगा 4 यानी 49 इक्वल आ जाएगा 7। फिर हम A डॉट B फाइंड करेंगे, और A डॉट B फाइंड करने का तरीका हमने पीछे सीखा है कि हम सिर्फ I और I को और J को मल्टीप्लाई करके आसानी से A डॉट B फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम I वाली और I वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6, और I 1 के इक्वल होता है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम प्लस करेंगे और J का कोफिशेंट मल्टीप्लाई J का कोफिशेंट, और J डॉट J 1 हो जाता है। फिर -2 और 2 और K डॉट K 1 हो जाएगा। तो इस तरह हम निकालेंगे A डॉट B। ये आ गया 6, ये आ गया -6 और ये आ गया -4, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -4 क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं। फिर हमने अभी फार्मूला पढ़ा कि थीटा का फार्मूला है कॉस इनवर्स A डॉट B ओवर A मॉड B मॉड। तो A डॉट B की वैल्यू हमारे पास आई है -4, A मॉड की वैल्यू आई है 3 और B मॉड की वैल्यू आई है 7। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स -4 ओवर 21। अगर हम इसको डिवाइड करके कॉस इनवर्स लें और थीटा जो है वो रेडियन में लें तो वो उसकी वैल्यू आ जाती है -1.76 रेडियन में वैल्यू आ जाती है। एग्जाम्पल 3, वेक्टर B गिवन है और वेक्टर A गिवन है, और हमने वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन टू A फाइंड करना है और स्केलर कंपोनेंट
इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ बी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी, इसका फार्मूला लिखेंगे। ये होता है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। यहाँ हम छोटा सा ए लिख देंगे, इसका मतलब होगा ऑन टू ए। तो इसका फार्मूला होता है बी डॉट ए ओवर ए डॉट ए इंटू ए। ये इसका फार्मूला है। तो पहले हम फाइंड करेंगे बी डॉट ए। बी डॉट ए इक्वल होता है आई और आई के कोफिशेंट मल्टीप्लाई कर दें तो 6 इंटू 1 प्लस जे और जे के कोफिशेंट मल्टीप्लाई कर दें तो 6 माइनस 2 प्लस के और के कोफिशेंट मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ गया 6 माइनस 6 और माइनस 4 इक्वल -4। और फिर उसके बाद ए डॉट ए अगर हम फाइंड करें तो ए के साथ कोफिशेंट मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2 और प्लस -2 -2 तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 4 इक्वल 9। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, और इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ऊपर हमारी वैल्यू आ गई -4 और नीचे हमारी वैल्यू आ गई 9 और ए की वैल्यू पुट करेंगे i -2 j -2 के। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -4/9 i और +8/9 j +8/9 के। तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। अब हम इसका बी पार्ट सेकंड पार्ट निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो बी मॉड कॉस थीटा को हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और इसका फार्मूला होता है बी और ए वेक्टर ओवर ए मॉड। तो बी की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे 6i + 3j + 2k डॉट ए की वैल्यू i -2 j -2k और मॉड इसका लेंगे तो √ i का कोफिशेंट स्क्वायर, j का कोफिशेंट स्क्वायर और k का कोफिशेंट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6i + 3j + 2k डॉट i -2 j -2k ओवर 4 + 1 9 और इसका आ जाएगा 3। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट में हम साथ ही इसको डिवाइड भी करते जाएंगे और डॉट प्रोडक्ट लेते जाएंगे। तो चलें अलहदा ही कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/3 i -2/3 j -2/3k। तो डॉट प्रोडक्ट में हम सिर्फ i के कोफिशेंट मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1/3 + 3 × -2/3 j के कोफिशेंट मल्टीप्लाई करेंगे और k के कोफिशेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये कैंसिल होके आ जाएगा -2 और ये कैंसिल होके, ये कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा -4/3। तो ये आपस में कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया -4/3 यानी स्केलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं ए मॉड बी मॉड साइन थीटा इंटू एन। एन एक यूनिट वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, जिसमें ए और बी वेक्टर्स होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक यूनिट वेक्टर होता है और इसे राइट हैंड रूल से फाइंड किया जा सकता है। राइट हैंड
रूल से इसकी डायरेक्शन को फाइंड किया जा सकता है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। तो पहला रिजल्ट है इफ़ ए पैरेलल टू बी, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो फिर ए क्रॉस बी इक्वल होता है 0 और ए क्रॉस ए इक्वल होता है ए क्रॉस ए इक्वल होता है 0 और बी क्रॉस बी इक्वल होता है 0। हम रिजल्ट्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट रिजल्ट है इफ़ ए पैरेलल टू बी, यानी ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हों तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है 0। और अगर हम बी को ए से रिप्लेस कर दें तो ए क्रॉस ए इक्वल होता है 0। सो हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस आई इक्वल होता है 0 और जे क्रॉस जे भी इक्वल होता है 0 और के क्रॉस के भी इक्वल होता है 0। सेकंड रिज़ल्ट, अगर ए परपेंडिकुलर हो बी के, यानी दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो फिर आई क्रॉस जे इक्वल होता है के, यानी थर्ड यूनिट वेक्टर के, और जे क्रॉस आई, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, आई क्रॉस जे था यहाँ जे क्रॉस ए, तो ये इक्वल होगा माइनस के। सिमिलरली जे क्रॉस के इक्वल होता है आई के, और अगर के क्रॉस आई कर दिया जाए तो माइनस आई के, और के क्रॉस आई इक्वल होता है के क्रॉस जे माइनस आई, और के क्रॉस आई इक्वल होता है जे के, और अगर आई क्रॉस के कर दिया जाए तो ये माइनस जे के इक्वल होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। हम ए क्रॉस बी का फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इस तरफ मॉड ले लें और इस तरफ भी होल मॉड ले लें, ए मॉड बी मॉड और साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, तो एन यूनिट वेक्टर का मॉड तो हो जाएगा 1 के इक्वल, तो साइन का मॉड अलहदा हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी मॉड। अब इस पैरेललोग्राम को देखें, इसमें एक साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी साइड वेक्टर बी को, और इनके दरमियान एंगल, और ये हाइट को ज़ाहिर कर रहा है एच, जो कि इक्वल है बी मॉड साइन थीटा के। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है, इसका फार्मूला आता है बेस इनटू हाइट। तो बेस की जगह हम ए लिख लेंगे, इसका मॉड लेंगे क्योंकि लेंथ ले रहे हैं, और हाइट की जगह हम लिख लेंगे बी मॉड साइन थीटा मॉड। और ये हमने पीछे पढ़ा है, ये सारा इक्वल होता है ए क्रॉस बी का मॉड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे हम फाइंड करते हैं, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और उसका मॉड लेते हैं, तो फिर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। अब हम देखेंगे ए क्रॉस बी फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया हुआ है, बी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया हुआ है। तो हम इसका ए क्रॉस बी किस तरह फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी हम इस तरह फाइंड करते हैं कि मॉड ले लेते हैं और आई जे और के लिखते हैं, और इनके नीचे कोफिशिएंट लिखते हैं A1 A2 और A3 और B1 और B2 और B3। हम इस तरह इसलिए लिखते हैं कि अगर हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें तो वो इस मैग्नीट्यूड के फार्मूले के इक्वल होता है, तो इसलिए हम इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल मैग्नीट्यूड आई जे के, और ए के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 1 और 1, के का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह बी के कोफिशिएंट लिखेंगे -4 3 और 1, और इसको ओपन कर देंगे जैसे मॉड मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं।
आई जब लेंगे तो आई वाली रो छोड़ देंगे, इस रो को हम छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, और बाकी जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1, और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो -3, फिर प्लस, फिर माइनस लगाएंगे और जे लेंगे। अब जे वाली रो को छोड़ देंगे और बाकी जो हमारे पास ये छोड़ देंगे, बाकी जो बचा वो हमारे पास बचा 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और माइनस लिख देंगे और -4। अब प्लस के लिखेंगे। अब के वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, बाकी जो बच गया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -2i, और ये प्लस हो जाएगा -6j, ये भी प्लस हो जाएगा, और 10k। तो ये हमारा आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी।